उगाथा 616 नामी शयाब आसमानी सीधा जमीन की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए तमाम ममालिक इस पर रॉकेटों का एक गिरोह चलाने के लिए इकट्ठे हो जाती है। शयाब आसमानी मुअस्सिर तरीके से तबाह हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से जमीन पर कीमियाई मरकबात की बारिश होती है जो जानवरों को बहुत बड़े और पुरतशद्दुद राकेशों में तब्दील कर देते हैं। सिर्फ एक साल में जमीन अपनी आबादी का 95% खो देती है और बाकी बच जाने वाले बंकरों, गारों और इस्तिराब गाहों में छप जाती है। 7 साल बाद जोएल अब भी एक बंकर में रह रहा है, जहां वही सिर्फ रोमानवी साथी के बगैर है और उसे अपने करीब हर किसी की शरारती बातें सुननी पड़ती है। चूंकि वो राकेशों से लड़ने में अच्छा नहीं है, इसलिए जरूरत का सामान ढूंढने के लिए वो सतह पर जाने वाले गिरोह के साथ शामिल नहीं होता। इसके बजाय वो रात का खाना बनाना, गाय दूध धोना और दूसरे कामों में मदद करता है। वो हिफाजती रहनुमा के तौर पे एक डायरी रखता है जिसमें वो उन रिक्शों की तस्वीर उतारता है जिसको वो देख पाया है। कुछ साल पहले इसके गिरोह के पास गोलियां खत्म हो गई थीं, इसलिए आजकल वो कुल्हाड़ी और करासबो जैसे हथियार इस्तेमाल करते हैं। एक दिन जब जोएल करासबू मारने की मशक करने की कोशिश कर रहा था, बंकर में अचानक बिजली चली गई और उन्हें पता चला कि कुछ राकुशस हिफाजती इक़दामात तोड़ चुके हैं। कुछ लोग उनसे लड़ने के लिए सुरंगों में जाते हैं, जबकि दूसरे अपने सेंसर सिस्टम की स्क्रीन पर पेशरफ्त देखते हैं। ऐसा लगता है कि गिरोह मुश्किल में है, इसलिए जोएल मदद के लिए क्रॉसबो के साथ बाहर निकलता है। जब वो इलाके में घूमता है तो वो एक राकुशस से टकराता है जो इसके एक दोस्त को खाकर फौरन इसके तरफ आता है, लेकिन जोएल खौफ से मुंजमद हो गया। राकुशस इसे मारने ही वाला है, लेकिन शुक्र है कि फौरन जोएल के दोस्त के हाथों मारा जाता है। तबाही से पहले का हिस्सा दिखाया जाता है जिसमें जोएल अपने मशूक एमी के साथ दुखिया गया। इसकी एक मुज़हका खेज तस्वीर बनाने के बाद उन्होंने बोसा लेना शुरू कर दिया। इतने में इंतबाही घंटी उन्हें जमीन पर गिरने वाले राकेटों और शयाबूहे के टुकड़ों से खबरदार किया। उनके पास अपने घर वालों के पास वापस जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। मौजूदा वक्त में जोएल दूसरे बैंकरों के साथ बातचीत करने और एमी के साथ राब्ते में रहने के लिए एक रेडियो का इस्तेमाल करता है। आज वो इसे इन खतूत के बारे में बता रहा है जो उसने इसके लिए लिखे थे, लेकिन उनका राब्ता अचानक मुनक़ते हो जाता है जब जोएल का रेडियो टूट जाता है। ये एक और फ्लैशबैक को मुतहर्रिक करता है, जोएल को एमी को अलविदा कहते हुए और वो मैं तुमसे प्यार करता हूं का तबादला करते हुए दिखाता है, इससे पहले कि उनमें से हर एक अपने खानदानों के साथ फरार हो जाए। मौजूदा वक्त में जोएल दूसरों से एमी की कॉलोनी के बारे में पूछता है और इसे मालूम होता है कि ये वहां से 85 मील दूर है। इस तक पहुंचने में 7 दिन लगेंगे और इतना अरसा वहां जिंदा रहना नामुमकिन है। अपने दोस्त की तंबीहात को नजरअंदाज करते हुए जोएल ने छुपना बंद करने और एमी को तलाश करने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर का जायजा ले रहा है, जोएल देखता है कि पुराने शहरों के सारे इलाके पौधों और राकेशों के साथ हर इंच पर मुहित हैं। चंद घंटे चलने के बाद इसे करीब ही एक राकुशस की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो घर के अंदर छप जाता है। ताहम जब वो फरीज खोलता है, एक और इफरीत इस पर गरजता है तो वो बाहर बाग की तरफ भागता है। बदकिस्मती से एक बहुत बड़ा तब्दील शदा मेंढक तालाब से बाहर आता है, जोएल पर अपनी लंबी जबान से हमला करता है। बरवक्त इसे चकमा जाता है और एक कुत्ते के पास गिरकर चौंक जाता है जो एक अच्छे बहादुर बुआई की तरह मेंढक पर भौंकना शुरू कर देता है। जोएल मौका को इस्तेमाल करते हुए फरार होने की कोशिश करता है, ताहम मेंढक दोबारा अपनी जबान चलाता है और उसकी टांग पकड़ लेता है जिससे वो गिर जाता है। फिर ये जोएल को मुंह में खींचना शुरू कर देता है, लेकिन शुक्र है कुत्ते ने जबान काट ली और जोएल को आजाद कर दिया। उसके बाद जोएल भागना शुरू कर देता है और कुत्ते के पीछे बस में जाता है, जहाँ कुत्ता रस्सी से दरवाजा बंद कर देता है। जोएल दिखाता है कि उसे तरबियत दी गई। जैसे ही मेंढक उनकी तलाश में इलाके से निकलता है, जोएल ने अर्द गिर्द नजर डाली और महसूस किया कि कुत्ता यहाँ अपने मालिक के साथ छुपता था जो शायद मर गया था। कुत्ते का नाम बुआई है और वो अपने मालिक के कपड़े करीब रखता है क्योंकि वो उन्हें याद करता है। जोएल रात बस में गुजारता है और सुबह बुआई इसके साथ जाने का फैसला करता है। बुआई अपने मालिक के कुछ कपड़े वही अपने साथ लाता है और जोएल उन्हें हिफाजत के लिए अपने बैग में रखता है। जब वो तबाहशदा शहरों और जंगलात से गुजरते हैं, बुआई और जोएल एक दूसरे की सोहबत से लुत्फ अंदोज होते हैं और कभी कभी खेलते भी हैं। हालांकि बुआई नहीं जानता कि कैसे पकड़ना है, ताहम वो जानता है कि जोएल को जहरीली बीवियां खाने से कैसे रोका जाए। थोड़ी देर उधर उधर घूमने के बाद जोएल गलती से जमीन में एक सुराख में गिर गया और उसके पांव के नीचे की हड्डियां बताती हैं कि ये एक इफरीत का घोंसला है। वो सुरंगों में मौजूद जानदारों को सुन सकता है और ऐन वक्त पर हमले को चकमा देता है, लेकिन इसे यकीन नहीं है कि वो लड़ने के काबिल है। शक्र है इस लम्हे एक रस्सी सुराख में गिरती है। बशुक्रिया कला और मन्नो वो उसे सुराख से निकालते हैं। इसी वक्त तमाम कीड़े निकल आते हैं और जब कोई इफरीत सुराख से छलांग लगाता है तो वो इसे किटना से मार डालते हैं। फिर वो बाकी को खत्म करने के लिए एक सुराख में एक दस्ती बम फेंकते हैं। इसके बाद वो चारों एक साथ सफर करने लगते हैं। मन्नो जोएल को करासबू इस्तेमाल करने का तरीका सिखाती है और वो और कला इसे जिंदा रहने की तालीम देते हैं। वो ये भी बताते हैं कि वो पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं जहां बहुत डांसेस है, इसलिए वहां राकेशों का जीना मुश्किल है। अचानक उनके सफर में खलल पड़ता है जब उनके पास एक देवहकल घोंघे का इफरीत आता है तो कला ने जोएल की कमीज ली और उसे इसके खौल में छुपा दिया। ये घोंघा बहुत पुरअमन है और जब ये अपना सफर जारी रखेगा ये जोएल की खुशबू लेकर जाएगा। उम्मीद है कि राकुशस उनकी बजाय इसका पीछा करेंगे। कला और मन्नो जोएल को बताते हैं कि वो इसकी आंखों से पहचान लेते हैं कि इफरीत अच्छा है कि नहीं। जब वो रात के लिए रुकते हैं तो कला राकेशों के बारे में कुछ तफसीलात देता है ताकि जोएल उन्हें अपने जरीदे में शामिल कर सके। अगले चंद दिनों तक गिरोह एक साथ सफर करता रहेगा और जोएल आखिरकार करासबो के साथ अच्छा हो जाता है। वो राकेशों और बका के बारे में भी बहुत सी चीजें सीखता रहता है और ये सब अपने जरीदे में शामिल करता है।
बिलाखिर वो इस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अपनी मुख्तलिफ मंजिलों पर जाने के लिए अलग होना पड़ता है और कला ने जोएल को एक दस्ती बम तोहफे में देकर अलविदा कहा। जोएल और बुआए एक साथ सफर जारी रखते हैं और बाद में वो एक दलदल तक पहुंच जाते हैं जिसे बुआए पार करने से इनकार करता है। जैसे ही बुआए बत्तख की शक्ल वाले खेल के मैदान के टुकड़े के नीचे छुपने के लिए भागता है, जोएल को एक शोर सुनाई देता है और अचानक एक बहुत बड़ा हजारपा इफरीत जमीन से उठता। जोएल अपना करा सबूत तैयार कर लेता है सिर्फ हजारपा के लिए, इसे धकेलने के लिए। फिर इफरीत बत्तख को घेरना शुरू कर देता है जिसमें बुआए अभी भी अंदर होते हैं, जिससे जोएल को सानिहा का दिन याद आता है। खानदान की कार क्रैश हो गई और उसके वालिदैन फंस गए, इसलिए उन्होंने जोएल को भागने को कहा। जोएल कार से बाहर निकला और इसे एक इफरीत को अपने वालिदैन को मारते हुए देखना पड़ा, इससे पहले कि कुछ बच जाने वाले इसे फरार होने के लिए ट्रक के पीछे घसीटे। इस वक्त इफरीत बत्तख को हरकत देता है और बुआए को ढूंढता है, लेकिन जोएल प्यारों को खोने से बेजार हो जाता है। प्यारों को खोने से इनकार कर दिया और बालाखर करासबू से हजारपा के सर पे तीर मारकर इसको मार डाला। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए जोएल और बुआए एक वीरान इमारत में पना लेते हैं। वहां उन्हें मैवेस नामी एक रोबोट मिलता है जिसके पास सिर्फ 51 मिनट की ताकत होती है और वो अपने जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए जोएल को दिखाता है कि वो एमी की कॉलोनी से सिर्फ 10 मील दूर है। राक्षस के हमले से पहले रोबोट एक बहुत ही ताज़ा तरीन चीज थी, इसलिए जोएल की अब से भले तक किसी से बात नहीं हुई। मैवेस अपने रेडियो का इस्तेमाल करते हुए जोएल की एमी के साथ राब्ते में रहने में मदद करती है। जो बखैरियत है, वो बताती आई कि कुछ जिंदा बच गए हैं और वो पूरी कॉलोनी को बचाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वो मजीद कुछ कह सके, मुआसलत खत्म हो जाती है क्योंकि मैवेस की बैटरी खत्म होने वाली है। अपनी तवानाई के आखिरी लम्हात के साथ मैवेस अपने सोशल मीडिया डेटाबेस तक रसाई हासिल करती है और जोएल को अपने खानदान की कुछ तस्वीर और वीडियोज दिखाती है। रोते हुए जोएल मैवेस को गिले लगाता है और वो मिलकर चमकती हुई जेलीफिश को उड़ते हुए देखते हैं। जब मैवेस आखिरकार बंद हो जाती है, एक शुक्रगुजार जोएल इसे मुनासिब तदफीन देता है। अगले दिन जोएल और बुआए जाते रहते हैं और तकरीबन एक बड़े गड्ढे में गिर जाते हैं। बुआए इस वक्त भागता है जब जोएल एक रानी रेतखोर को जेर जमीन दिखाई देती है। उसने तवज्जो हटाने के लिए एक खिलौना फेंका और बुआए के साथ भागना शुरू कर दिया ताकि रानी उनका पीछा करने लगे। जंगल में बहुत भागने के बाद जोएल एक छड़ी पर से गिरता है और एक दरिया के करीब पहाड़ी से नीचे गिरता है, जिससे बुआए के मालिक का लिबास पानी में गिर जाता है। जोएल एक खोखले तने के पीछे बुआए के साथ छुपने के लिए दौड़ता है और रानी इंतहाई करीब आती है, लेकिन वो खामोशी से इंतजार करते हैं जब तक कि वो चली न जाए। इस वक्त बुआए पानी में कपड़ों को देखता है और इसे दोबारा हासिल करने के लिए छलांग लगाता है, जो इफरीत की तवज्जो हासिल करता है। जैसे ही ये उनकी तरफ बढ़ती है, जोएल अपने बैग की तरफ दौड़ता है और दस्ती बम को पकड़ता है और पानी में कूदने से पहले इसे रानी के मुंह में फेंक देता है। इफरीत फट जाती है और किसी को चोट नहीं आती। इसके बाद जोएल साहिल पर पहुंचता है और देखता है कि इसका जिस्म जोंकों से भरा हुआ है। वो जोंकों को अपने जिस्म से हटाता है और बुआए पर चीखता है और उस पर रानी के हमले का इल्जाम लगाता है, जो उसे भागने पर मजबूर कर सकता है। जोएल अकेले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही जोंकों का जहर इस पर असर करना शुरू कर देता है। वो एक पौधा देखता है जो कला ने कहा था कि जहर का इलाज है। वो इसे खाता है। वो लोगों के एक गिरोह को करीब आते देखा। इसे पता चलता है कि ये फरेब नहीं है, ये एमी और उसके साथी हैं जिन्हें बुआए ने लाया था। पुरजोश जोएल ने एमी को बेहोश होने से पहले बोसा दिया। कुछ देर बाद जोएल एमी के बंकर में जागता है। वो पहले ही बेहतर महसूस कर रहा है, लेकिन इसे ये भी मालूम होता है कि इसने एमी के बजाय एक अजनबी शख्स को बोसा दिया था। वो बताती आई कि इसकी कॉलोनी एक अट के कप्तान और उसके अमले तरतीब दी, जिन्होंने बचने वालों को महफूज मकाम पर ले जाने का वादा किया है। हर कोई सामान बांधने और जाने के लिए तैयार होने में मसरूफ है, इसलिए एमी उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकती। फिर जोएल बंकर के अर्द गिर्द एक नजर डालता है, इस कॉलोनी की आदात के बारे में सीखता है और देखता है कि वो साहिल के बिल्कुल करीब है। वो 8 के लोगों से भी मिलता है, डाना, रोको और कप्तान बरूक्स। बाद में जब जोएल को आखिरकार एमी के साथ एक निजी लम्हा मिलता है, तो वो ये सुनकर रंजीदा है कि एमी किसी और की हो गई थी, क्योंकि इसका ख्याल था कि वो जोएल को दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। एमी ने एक और बचने वाले को डेट करना शुरू किया था, जो उफ्सो के गुज़िश्ता साल मर गया। इसके बाद जोएल अपनी कॉलोनी से राब्ता करने की कोशिश करता है, कोई फायदा नहीं हुआ। जब वो इस नक्शे को देखता है जो उन्होंने उसे दिया था, इसे ऐसे इमदादी पैगामात मिलने पर हैरत होती है जो उसने पहले नहीं देखे थे, और इसे एहसास होता है कि इसने एक प्यारे खानदान को बगैर किसी काम के छोड़ दिया है। इस वक्त रेडियो बिलाखिर उसकी कॉलोनी से राब्ता करता है और हर कोई जोएल के जिंदा रहने पर फख्र करता है। वो ये भी बताते हैं कि मुतअद्दिद हिफाजती इक़दामात तोड़े जा चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि वो मजीद कुछ कह सकें, मुआसलत खत्म हो जाती है। जोएल फैसला करता है कि इसे अपने खानदान के पास वापस जाना चाहिए और आपके ख्याल को नजरअंदाज करना चाहिए। बाहर जाते हुए इसे पता चला कि खाने की जो प्लेट उन्होंने इसे दी थी, इसमें जहरीले बीर हैं, जिसका मतलब है कि अमला कुछ छुपा रहा है। वो फौरी तौर पर एमी को मुतनब्बे करने के लिए दौड़ता है, जो बरूक्स की घरेलू बियर की बदौलत दूसरे बचने वालों के साथ नशे में है। इससे पहले कि जोएल कुछ कहता, डाना ने इसे बेहोश कर दिया। अगली सुबह जोएल बेदार हुआ और इसे मालूम हुआ कि उसे एमी के साथ एक बैरल से बांध दिया गया है और तमाम लोगों को इस वक्त पकड़ लिया गया था जब वो नशे में थे। डाना के रेडियो टावर को उड़ा देने के बाद बरूक्स ने इंकिशाफ किया कि वो और उसका अमला मुख्तलिफ कॉलोनियों से सामान लौटने के लिए घूमता है और वो एक इफरीत केकड़े से खींचाकर आग को आगे बढ़ाते हैं। बरूक्स बिजली के जरिए इस इफरीत को कंट्रोल करता है। इस वक्त केकड़ा बाहर आता है और सब छुपने के लिए भागते हैं, तो एमी बैरल से ढक्कन लेती है और इसे खुद को और जोएल को आजाद करने के लिए इस्तेमाल करती है। फिर वो रोको की तरफ भागती है, जिसने इस पर गोली चला दी।
वो इससे निपटने के लिए ढक्कन से गोलियां रोकती है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसी दौरान जोएल को एक त्रिशूल मिलता है और वो केकड़े को वार करने के लिए दौड़ता है, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा कर अपनी पीठ पर गिर जाता है। ताहम ये अभी तक जिंदा है और बरूक्स की बरकी नब्ज इसे जोएल को गिराने का सबब बनती है। इस लम्हे एमी ठीक हो जाती है और डाना से लड़ना शुरू कर देती है। चंद मुक्के लगाती है, लेकिन बदकिस्मती से फिर भी डाना हावी हो जाती है, क्योंकि डाना के पास ज्यादा तजुर्बा है। जल्द ही केकड़ा भी ठीक हो जाता है और कॉलोनी को तबाह करना शुरू कर देता है। बुआए इफरीत पर भौंकने के लिए बाहर आता है और डाना इसे गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन एमी ने इसका बाजू मारा और उसके बजाय इसे केकड़े पर मारने पे मजबूर कर दिया। हैरत के उनसर का इस्तेमाल करते हुए एमी डाना पर काबू पाने पर कामयाब होती है, लिहाजा बरूक्स उसे नीचे गिरा देता है और अपने अमले को कुश्ती तक जाने का हुक्म देता। केकड़ा अपने तबाहकुन तरीके जारी रखता है, बुआए अपने हमलों को चकमा देता है और एमी तक पहुंच जाता है। इसे जगाने के लिए इसका चेहरा चाटता है। बरूक्स केकड़े को मजीद गुस्सा दिलाने के लिए इसे बिजली के झटके लगाता रहता है और इफरीत जोएल पर गरजता है, जो उसके मुंह को देखता है और पकड़े जाने से पहले इसकी कमजोर जगह को तलाश कर लेता है। एमी जल्द ही डाना के हथियार के साथ आती है और इसे जोएल के हवाले करती है, जो केकड़े मारने वाला है। बस वो उसकी आंखों में झांकता है और ये दरियाफ्त करता है कि ये दरअसल रहमदिल मखलूक है, जिसे एक हकीकी राक्षस कंट्रोल कर रहा है। जोएल उसके बजाय जंजीर को गोली मारता है और केकड़े को आजाद करता है, जो फौरन जोएल को छोड़ देता है और पानी में छलांग लगा देता है। सिर्फ चंद सेकंडों में ये आग तक पहुंच जाता है और डाना, रोको और बरूक्स को खा जाता है। इस अमल में आग को तबाह कर देता है। लम्हों बाद जब सब महफूज हो जाते हैं, जोएल ने एमी को गिले लगाकर और इसे अपना जरीदा तोहफे में देकर अलविदा कहा ताकि वो भी राकेशों के बारे में जान सके। अगर कि वो इकट्ठे नहीं हुए, वो इस सफर के लिए शुक्रगुजार है, क्योंकि इसने इसे एक बेहतर आदमी बना दिया। इसके जाने से पहले वो एक आखिरी बोसा बांटते हैं। अगले 7 दिनों तक जोएल और बोए एक साथ सफर करते हैं और अपने तमाम नए तजुर्बे की बदौलत जिंदा रहते हैं। बिलाखिर वो जोएल की कॉलोनी पहुंच जाते हैं, जहां खिले बाजू उनका इस्तकबाल किया जाता है। इसके बाद जोएल दूसरे तमाम बैंकरों को रेडियो के जरिए एक पैगाम भेजता है, उन्हें वहां से बचने का तरीका सिखाता है और उन्हें पहाड़ों पर जाने की दावत देता है, जहां सर्दी राकेशों को दूर रखती है। फिर जोएल, बुआए और उसके साथी बचने वाले कला और मन्नों के साथ दोबारा मिलने के लिए साथ चलते हैं और जल्द ही दूसरी कॉलोनियां भी ऐसा ही कर रही हैं, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए बेचैन है।